तो लास्ट वीडियो में हमने बजट कंप्लीट करा है। अब देखते हैं फंड्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 टाइप के फंड में इसमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन पब्लिक अकाउंट, देन कंटिजेंसी फंड। तो जो पहले दो हैं दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में आते हैं। और जो थर्ड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो 267 में आता है। तो फर्स्ट देखते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये फंड है जिसमें सभी जो इनकम है और कोई भी पेमेंट करना है वो इसी से किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्याह पे होता है। दूसरे शब्दों में इसमें 3 फंड्स इंक्लूड होते हैं। पहला कि जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है। सेकंड, कोई भी लोन अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया जाता है बाई ट्रेजरी बिल, लोन्स, वेज, मीन्स ऑफ एडवांसेस। ये जितने भी टर्म है ये हम इकोनॉमी की जो सीरीज है उसमें पढ़ेंगे, जो हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का टर्म होगा, कि देखेंगे कि कैसे ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे हम, कि जो मोर देन 1 ईयर्स के लिए होती हैं, ट्रेजरी बिल जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती हैं, ये 92, 91, 182, इस 92, 184 इस रेशो में दी जाते हैं। लोन्स और वेज ऑफ मीन्स ऑफ एडवांसेस भी हम वहाँ पे आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थर्ड है कि जो भी मनी रिसीव की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जब भी किसी लोन का रीपेमेंट होता है तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आता है। और जो भी कोई लीगली ऑथोराइज पेमेंट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी इसी फंड से होता है। और कोई भी मनी इसमें से नहीं निकाली जाती एक्सेप्ट ऑन द कोई भी अकॉर्डिंग्स पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग, कि बेसिकली जो भी मनी इससे निकलती है तो वो अथोराइज कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। नेक्स्ट है जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कि सभी पब्लिक मनी कि उसमें माइनस कर देंगे जो क्रेडिट हो चुकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वो रिसीव की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी अकाउंट में, जो टू शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और इसमें इंक्लूड कौन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, जुडिशियली डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है रेमिटेंसेस, कि जो भी हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, वर्क करते हैं फॉरेन में, तो जो इनकम अपने कंट्री में वापस भेजते हैं, डेट इज़ रेमिटेंसेस। तो वो बहुत बड़ा पोर्शन बनता है, वो इसका पार्ट बनता है। तो पूछ सकते हैं आपसे, ये अकाउंट ऑपरेट होता है बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो मतलब इसमें से मनी निकाल सकते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। और ये जो पेमेंट होता है उसका नेचर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का ही होता है, जो हम मोस्टली बैंक्स में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं कि एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया जाए। क्यों बनाया जा रहा है, कि बिकॉज ऑफ द जो कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, कि कोई फ्लड आ गई या ड्राउट वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 में। और ये फंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड कि जो फंड है ये किसके अंडर में आता है, ये प्रेसिडेंट साहब के अंडर में आता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एक्शन। और इसका जो भी एक्सपेंडिचर करना है, अफोर्सिन एक्सपेंडिचर, कि बेसिकली क्या होता है कि फंड कंटिजेंसी से हमने एक्सपेंड खर्च कर दिया, लेकिन उसमें वापस भी डालना होता है। तो वो वापस कहाँ से आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आता है। और उसमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसमें पार्लियामेंट की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एट द लास्ट जो ऑथराइजेशन है वो पार्लियामेंट द्वारा ही हो रहा है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि टू मीट द एफोर्स इन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। ये फंड होता है ये किसके अंडर में रहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी की, किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट साहब के बिहाफ पे। लाइक जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये जो कंटिजेंसी फंड है ये भी ऑपरेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही। अब देखते हैं मल्टी जो फंक्शनल रोल है पार्लियामेंट का। तो जो इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो पार्लियामेंट एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। उसके मल्टी फंक्शनल रोल हैं कि वो लॉ भी बनाती है और चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम पूरा ही है, तो इन्जॉय करती है एक्सटेंसिव पावर। उसमें लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव का भी करती है, फाइनेंस का भी करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, इलेक्टोरल पावर, एंड 7 अदर पावर्स, ये हम सारी देखेंगे। फर्स्ट है जो लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शन, की कानून बनाने की जो पावर है। तो प्राइमरी फंक्शन है क्या पार्लियामेंट का, कि वो लॉ बनाए, कि गवर्नेंस ऑफ इन कंट्री के लिए। और उसकी एक्सक्लूसिव पावर है कि वो कानून बना सकती है एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट जो मेंशन है यूनियन लिस्ट में, जो हम सेंट्रल स्टेट में देख चुके हैं। एट प्रेजेंट 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे। और ऑन द रेजुलरी सब्जेक्ट की जो पावर है वो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है, दैट इज़ सब्जेक्ट जो किसी भी तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। और विद रिगार्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 47 थे। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन से वो 5 मैटर हैं जो इसमें ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें से एक आ जाता है वेट एंड मेजरमेंट का, तो बाकी आप बताएंगे। जो पार्लियामेंट है उसकी ओवरराइडिंग पावर होती है, डैट इज़ की
लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है रिगार्डिंग द कॉन्करेंट लिस्ट वो प्रिवेल करता है ओवर कि किसी स्टेट ने लॉ बनाया अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल्सो एम्पावर है कि पार्लियामेंट एम्पावर करता है पार्लियामेंट की वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। लेकिन हमने पढ़ी थी सेंट्रल स्टेट में भी 5 एबनॉर्मल कंडीशंस में कि जब राज्यसभा पास करते है एक रेजोल्यूशन उसमें कि नेशनल इमरजेंसी का एक प्रोक्लेमेशन हो रहा हो। थर्ड है कि जब दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को और या कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट को इफेक्ट लाना हो या प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में हो। और इन्हें हमने सेंट्रल स्टेट में अलग अलग एक्सप्लेन भी किया है क्या क्या प्रोविज़न है, आप वहाँ सीरीज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल द जो ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा कि जब पार्लियामेंट रेसेस में होता है वो पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किए जाते हैं विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, वो हम देख चुके हैं। और जो ऑर्डिनेंस है वो इनऑपरेटिव हो जाता है अगर वो पार्लियामेंट द्वारा इस पीरियड में 6 वीक में उसे अप्रूव नहीं किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाता है। जो पार्लियामेंट है मेक्स लॉज इन अ स्केलेटन फॉर्म, ऑथराइज करती है एग्जीक्यूटिव की बनाए डिटेल रूल्स और रेगुलेशन अपने ही जो पेरेंट लॉ है उसके फ्रेमवर्क में। इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। और ये सच जो रूल्स एग्जीक्यूटिव को बनाने के लिए दिए जाते हैं ये पार्लियामेंट के सामने फिर रखे जाते हैं कि ताकि वो एग्जामिन कर सकें। तो हम लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शन देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट, दैट इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इट्स पॉलिसीज और एक्शन। हैंस जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है एग्जीक्यूटिव पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, तो डायरेक्टली कई बार पूछी गई टेस्ट सीरीज में भी सब जगह कि पार्लियामेंट किन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। तो ये देखिए क्वेश्चन आर जो हम देख चुके हैं 0R भी, हाफ एन आवर डिस्कशन भी, शॉर्ट ड्यूरेशन भी, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजोर्नमेंट, नॉन कॉन्फिडेंस, सेंशन मोशन और अदर डिस्कशन, ये सारे ही ऊपर प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और ये इट ऑल्सो सुपरवाइजेज कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं एग्जीक्यूटिव की किसकी हेल्प से, अपनी कमेटीज़ के हेल्प से, जो हम कमेटी वाला पार्लियामेंट्री कमेटी में भी देख चुके हैं। लाइक एक्टिविटी जो होते हैं कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, कमेटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर पे, कमेटी ऑन पेटिशन। और जो मिनिस्टर्स होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर। अगर ऑप्शन में आपको यही बता रहे हैं कहीं भी आएगा कि पार्लियामेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोकसभा ओनली तो आप उसे सही करके आएंगे। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो उसमें केवल ओनली वर्ड आया तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है इन जनरल। एंड आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग लॉट्स ऑफ टेस्ट सीरीज, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप ऑप्शन लगाएंगे अगर ये आया कि जो मिनिस्टर्स होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा ओनली तो वो सही रहेगा। एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ कि जो ईच मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल तो है ही अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसने एक्शन है रिगार्डिंग मिनिस्ट्री जो उसके जिसका वो इंचार्ज है। इसका मतलब है वो दे कंटिन्यू इन द ऑफिस जब तक वो इंजॉय करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर लोकसभा के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हो जाती है अपने ऑफिस से जब वो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है। और लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज, कि लोकसभा कैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर सकती है ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है जो प्रेसिडेंट साहब देते हैं जब फर्स्ट कि 5 साल बाद हमारी नई लोकसभा बन के आती है उसमें, तो अगर उसको पास नहीं करती है तब ये जो गवर्नमेंट है फेल हो जाती है। सेकेंड है बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बाय पासिंग अ सेंशन मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन में भी वो डिफीट कर सकती है गवर्नमेंट को ऑन अ वाइटल इशू, कि कोई भी गवर्नमेंट का बिल आया तो उससे भी अगर पास ना किया जाए। थर्ड है कि बाई पासिंग अ कट मोशन, उससे भी ये जो लोकसभा है वो डिफीट कर सकती है गवर्नमेंट को। देयरफॉर जो फर्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का इज सेड टू बी टू सेलेक्ट द ग्रुप विच इज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सपोर्ट एंड सस्टेन इट इन पावर। सो लोग हैं ये इन्जॉय करे कॉन्फिडेंस। तो पहला फंक्शन वही है पार्लियामेंट का कि ऐसा ग्रुप बनाए जो गवर्नमेंट बना सके, सपोर्ट करें और सस्टेन मतलब लंबे टाइम तक रहे कि तब तक कि वो इन्जॉय कर सके जो कॉन्फिडेंस है, और एक्सपेल भी कर सके जब वो सपोर्ट ना करे गवर्नमेंट को। एंड लीव इट टू द पीपल कि डिसाइड करें अपने जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर। थर्ड है फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, तो आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। थर्ड देखते हैं
कि कोई भी टैक्स लीव कलेक्ट या नहीं किया जाता और कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया जाता एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक्सेप्ट कोई भी अथॉरिटी या अप्रूवल जो पार्लियामेंट द्वारा दिया जाता है। हैंस जो बजट है वो प्लेस किया जाता है पार्लियामेंट के सामने उसके अप्रूवल के लिए, और जो इनेक्टमेंट है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है कि द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट लीगलाइज करती है जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का उस फाइनेंशियल ईयर में। और जो पार्लियामेंट एग्जामिन करती है गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग होती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसकी हेल्प से, अपनी जो फाइनेंशियल कमेटीज़ है हमने जो पढ़ी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज, इम्प्रॉपर यूजेज और कोई भी और वेस्टेज हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। देयरफॉर जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है और एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर दो स्टेजेस में चलता है। फर्स्ट बजटरी कंट्रोल और उसके बाद पोस्ट बजट की बजट के बाद जो बजटरी कंट्रोल है कि कंट्रोल बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, कि जो पैसे देने से पहले ही उसमें एग्जामिन किया जाता है। और पोस्ट बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि जब अप्रोप्रिएशन ग्रांट का हो जाता है तो उसके बाद जो कहाँ पे एक्सपेंड किया है, कितना किया है, उसका करते हैं थ्रू 3 फाइनेंशियल कमेटी जो हमने पढ़ी है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बजट है किसके बेसिस पे होता है, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एनुअलिटी, बेसिकली एनुअल होता है इसलिए लिखा हुआ है। और जो पार्लियामेंट ग्रांट करती है मनी टू द गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड इफ़ द जो ग्रांटेड मनी है वो खर्च नहीं की गई कि जब तक वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस तक, तो बैलेंस जो बचा है वो दोबारा रिटर्न हो जाता है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं रूल ऑफ लैप्स। तो ये फैसिलिटेट करता है कि जो इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल वो पार्लियामेंट के द्वारा एज नो रिजर्व फंड कैन बी बिल्ड विदाउट इट्स ऑथोराइजेशन। हाउएवर जो ऑब्जर्वेशन है रूल की लेड टू हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिससे पॉपुलरली मार्च रश भी बोलते हैं। तो हमने देखा होगा कि सब बैंक्स में भी, पुलिस में भी चलता है कि मार्च की जो क्लोजिंग होती है तो उसमें हैवी रश रहता है, तो वो इसी के कारण रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। जो पार्लियामेंट वो वेस्टेड विद द पावर कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल ऑफ प्रोविजन, जो हम आर्टिकल 368 पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 10। आप वो देखिए। जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किया जा सकता है विद अ स्पेशल मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप ईच हाउस की, और मेजोरिटी ऑफ लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि इसे ऐसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट प्लस 2/3 सिंपल। कीवर्ड में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 10 देखिए, आपको वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो सम अदर प्रोविज़न है वो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, दैट इज़ कि जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं और उनमें से कितने वोट डाल सकते हैं वो सिंपल मेजोरिटी बोली जाती है। और ये मेजोरिटीज़ जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एब्सोल्यूट, सिंपल, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये चीज़ें दी हुई है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबरशिप। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज एक टर्म आती है इफेक्टिव मेजोरिटी, जो वाइस प्रेसिडेंट के रिव्यूअल हम यूज़ करते हैं कि चाहिए, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी कहीं टर्म यूज़ नहीं की गई है, उसकी जगह क्या यूज़ किया है, ऑल द देन मेंबर। तो याद ध्यान रखेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट में हम देख चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर हमारा। नेक्स्ट है कि ओनली अ फ्यू प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो पार्लियामेंट द्वारा प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर उनके मिलके बनते हैं। और इसमें एट प्रेजेंट जो 8 मैटर्स हैं जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड हुआ है, तो उसमें चैप्टर 10 में हम ये भी देख चुके हैं। हाउएवर जो पावर है पार्लियामेंट की कि जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का इनिशिएट करना वो केवल पार्लियामेंट के पास ही है, अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। एंड देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज़ जो स्टेट लेजिस्लेचर है पास कर सकती है रेजोल्यूशन कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके स्टेट में उसे क्रिएट करना है या एबोलिश करना है उसके रिगार्डिंग। और उसके रेजोल्यूशन के बेस पे जो पार्लियामेंट है एक एक्ट करती है, बनाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे अमेंड किया जाए टू द इफेक्ट। और यहाँ भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो इसके रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर में होता है वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी लगती है। तो ध्यान रखेंगे आप। और इसे समअप करने के लिए जो अमेंडमेंट है 3 तरीके से हो सकता है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी, थर्ड इज़ बाय स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की वो अनलिमिटेड नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे लिमिट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें जो पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है किसी भी प्रोविज़न को, एक्सेप्ट कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 11 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कि उनमें हमने पढ़ा है सेकुलरिज्म, पढ़ा है फेडरल नेचर पढ़ा है। तो ये सभी जो फीचर्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इन्हें
जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती। ये रूल बनाया गया था बाय केशवानंद भारती केस 1973, उसे दोबारा रीअफर्म कर दिया गया था मिल्क केस ने, जिसमें हमने पढ़ा था DPSP और फंडामेंटल राइट्स की बैलेंस बना के चल रहे हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर और फंक्शन। उसमें क्या क्या है कि वो इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हम प्रेसिडेंट में पढ़ चुके हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। वो ऊपर आपको दिखाया गया कि राज्यसभा में इनिशिएट होता है, उसमें फिर वो लोकसभा में जाता है और इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, मीन्स ऑल द देन मेंबर। सी क्या है कि ये रिकमेंड कर सकता है रिमूवल किसी भी जज का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का, कैग का, टू द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 हम वो भी देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में, और यही सेम प्रोसेस लगता है इलेक्शन कमीशन में भी। और नेक्स्ट है कि ये पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को और आउटसाइडर्स को कि अगर कोई भी प्रिविलेजेस उसका ब्रीच किया जाए या उसका कंटेप्ट किया जाए उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्टोरल पावर और फंक्शन। जो पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इलेक्ट करती है वाइस प्रेसिडेंट को भी। लोकसभा इलेक्ट करते हैं स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब, और राज्यसभा इलेक्ट करते हैं डिप्टी चेयरमैन को। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे चेयरमैन इसलिए नहीं आया बिकॉज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठते ही चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। डेट्स वाई उस पोस्ट को एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। जो पार्लियामेंट है ऑथोराइज है कि वो कानून बना सकती है कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रेगुलेट करने की रिगार्डिंग, और दोनों हाउस को, और दोनों हाउस जो स्टेट लेजिस्लेचर के हैं उन्हें भी। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने रूल बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, RPA एक्ट 1950, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस ऑल्सो, RPA एक्ट 1951। सेवेंथ है अदर पावर एंड फंक्शंस, कि द वेरियस अदर पावर और फंक्शन क्या है पार्लियामेंट की। इसमें क्या इंक्लूड है कि ये सर्व करता है एज अ हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी इन द कंट्री, कि हमने ऊपर पढ़ा है डेलिब्रेटिव लेजिस्लेचर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, कि ये अपने एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं कि रूल्स या रेगुलेशन बनाने के लिए, उसके बाद खुद एग्जामिन करते हैं उसको, लेट्स कॉल डेलिब्रेटिव लेजिस्लेचर। तो ये हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी है एंड डिस्कस करती है वेरियस इशू नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के। नेक्स्ट ये अप्रूव करती है तीनों ही टाइप की जो इमरजेंसी होती है जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा प्रोक्लेम की जाती है, क्रिएट कर सकती है, एबोलिश भी कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी लगती है। एंड इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्री, और चेंज कर सकती है नेम को। तो जो आर्टिकल हमारे 3 के अंदर आता है, जो हमने ट्रिक से याद किया था, फिदा F4 की, फिदा से हमने याद किया था कि इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, कोई भी चेंज करना। F4 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, I4 इंक्रीजिंग, वेट पूरा एक बार। तो आपको जिन्होंने नहीं देखा, जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का चैप्टर देखें, तो आर्टिकल 3 में दिया हुआ ये सब चीज़ें जो हमने ट्रिक था फिदा से हमने याद किया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज इन न्यू स्टेट, डिक्रीज इन एरिया ऑफ न्यू स्टेट, और इसका नेम चेंज करना, तो ये सभी हमने 5 चीज़ें उस प्रोविज़न में देखा था। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। फिर ई आता है, ये रेगुलेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन और जुडिक्शन कितना है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कॉमन कोर्ट भी एक्स्टेब्लिश कर सकती है फॉर द हाई कोर्ट या 2 और मोर स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट आता है इनइफेक्टिवनेस, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो टेस्ट सीरीज भी होती है विजन वगैरह की, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो थियोरटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं। तो यहीं पे जब क्वेश्चन मार्क लगा देगा तो ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये डायरेक्टली पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो दैट्स वाई दिस बुक इज़ कॉल्ड द बाइबल ऑफ पॉलिटी। इन रियलिटी जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव नहीं है जितना वो होना चाहिए। जो फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। जो पार्लियामेंट है हैज़ नाइदर टाइम, और ना ही उसके पास इतना एक्सपर्टाइज है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके, बिकॉज वो इतना ग्रो हो चुका है अपनी वॉल्यूम में और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ चुकी है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो अभी भी इतने टाइम से उस इतना ही साइज़ रखा हुआ है उसके मेंबर्स का। और जो पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल है वो छुप जाता है उसके जो टेक्निकल नेचर ऑफ है उसकी जो डिमांड फॉर ग्रांट है। जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो लेमेंस हैं, कैन नॉट अंडरस्टैंड दैम प्रॉपरली और फुली, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द फाइनेंस की पूरी तरीके से, कि जितना कि और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। थर्ड इसमें लिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव लीडर्स हैं वो लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, वो प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। डी है कि जो वेरी साइज होता है पार्लियामेंट का बड़ा लार्ज है और अभी भी अनमैनेजेबल है, जिससे कि वो इफेक्टिव हो सके।
कि जो मेजोरिटी सपोर्ट इन्जॉय की जाती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा पार्लियामेंट में, वो रिड्यूस कर सकती है जो पॉसिबिलिटी है इसकी इफेक्टिव क्रिटिसिज्म की। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ सकते हैं कि आप आंसर में इसको मेंशन करें, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट देखते हैं जो पोजीशन है राज्यसभा की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है राज्यसभा की एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा, वो 3 एंगल्स में देखी जाती है कि जब राज्यसभा इक्वल पावर दिखाती है लोकसभा से, जब राज्यसभा की अनइक्वल पावर होती है। थर्ड है कि जब राज्यसभा की स्पेशल पावर जो लोकसभा द्वारा शेयर नहीं की जाती, तो वो देखते हैं। फर्स्ट है इक्वल स्टेटस, फर्स्ट है जो इंट्रोडक्शन और पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कि अब वो देख रहे हैं कि जिसमें राज्यसभा की पावर इक्वल है लोकसभा से, कि ऑर्डिनरी बिल जो हमने 5 स्टेज से देखा था, तो ये आपको रटना भी नहीं है, क्लियरली अंडरस्टैंड है। थर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी जो आर्टिकल 368 में कि दोनों ही हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना ही है, एब्सोल्यूट प्लस 2/3 सिंपल, तो ये पूरा ही क्लियर। थर्ड है कि इंट्रोडक्शन और पासेज फाइनेंशियल बिल का, जिसमें एक्सपेंडिचर होना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये भी हम देख चुके हैं आर्टिकल 117। फोर्थ है इलेक्शन और इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, इसमें भी। फिफ्थ है कि जो इलेक्शन और रिमूवल है वाइस प्रेसिडेंट का, हाउएवर जो राज्यसभा है वो केवल इनिशिएट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको ऊपर 3 बार मैं बता चुका हूँ। जो रिमूवल है वाइस प्रेसिडेंट का, ही इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन, जो राज्यसभा द्वारा पास होता है बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टर्म यूज़ हुए, ऑल द देन मेंबर्स। इसमें आप ध्यान रखें, ये देन जो टर्म आ रही है, ऑल द मेंबर्स अलग होता है, डेट इज़ जो एब्सोल्यूट होती है, यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं ऑल द देन मेंबर्स, और विच इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। और बाद में वो फिर लोकसभा में जाता है, वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्स्थ है कि ये रिकमेंडेशन कर देता है, दोनों ही हाउस की पावर इक्वल है, जब प्रेसिडेंट को रिमूवल के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस, और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के, बिकॉज जो जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना हो, प्रोक्लेमेशन लगाना हो इमरजेंसी का, और सिलेक्शन मिनिस्ट्रीज का इंक्लूडिंग पीएम, जो हम आर्टिकल्स में देखते हैं 74 में, 75 में। तो 10th है कंसिडरेशन का रिपोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की होती है उनमें जो दोनों ही हाउस है उनकी इक्वल पावर है, और किसी भी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का और यूपीएससी का एनलार्ज करना हो उसमें भी। अब देखते हैं अनइक्वल स्टेटस, कि ये फॉलोइंग मैटर्स में जो पावर और स्टेटस होता है राज्यसभा का अनइक्वल होता है टू दैट ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट है कि जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में होता है इंट्रोड्यूस, राज्यसभा में नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेकेंड है कि जो राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, जो हमने ट्रिक याद करी थी RNA, कि राज्यसभा नाइदर रिजेक्ट नोर अमेंड, तो मनी बिल को वो रिटर्न करना होगा उससे लोकसभा में 14 दिन के अंदर ही। रिकमेंडेशन दे भी सकती है, नहीं भी, अगर नहीं भी करती है तब भी उसे कंसिडर पास ही किया जाता है। थर्ड कि जो लोकसभा है वो रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है किसी भी रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा द्वारा दी गई है। दोनों ही केसेस में जो बिल है उसे पास कंसिडर किया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट करती है तब, अगर नहीं करती तब भी। फोर्थ है जो फाइनेंशियल बिल है, जो आर्टिकल 110 के मैटर्स जिसमें नहीं होते, वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो आर्टिकल 17 का फर्स्ट है, तो उसमें कि 110 प्लस जनरल लेजिस्लेचर के जो फंक्शन होते हैं वो वाले यहाँ पे बात की गई है। उसमें 2 स्पेशल थी, फर्स्ट वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सेकंड वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में तो अनइक्वल पावर है, लेकिन पासेस के रिगार्डिंग दोनों ही हाउस में इक्वल पावर दी हुई है। फिफ्थ है कि जो फाइनल पावर है कि डिसाइड करना कि मनी बिल को कौन ऑथराइज करता है, वो भी स्पीकर के पास दी गई है, और जो स्पीकर होते हैं वो जॉइंट प्रेसिडिंग जो आर्टिकल 108 हमारा, उसे भी वही प्रिसाइड करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। सेवेंथ है जो लोकसभा है उसकी ग्रेटर नंबर होता है, तो वो जॉइंट सीटिंग को जीत जाती है, एक्सेप्ट कि जब कंबाइंड इंस्टेंट देखी जाए व्हेन द रूलिंग पार्टी ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउस इज लेस देन डेट ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ये तो देखा जाता है। और जो राज्यसभा है वो केवल डिस्कस कर सकती है बजट को, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसके पास है, ये लोकसभा के पास है। और जो नेशनल इमरजेंसी की कंटिन्यूटी की जो रेजोल्यूशन है वो भी लोकसभा के पास ही है। 10th है कि जो राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, लेकिन ये काम कौन कर सकता है, लोकसभा, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, ए बैकड्रॉप प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो राज्यसभा है वो क्या डिस्कस कर सकती है और क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, कि 4 एक्सक्लूसिव पावर है इनके पास, स्पेशल पावर जो लोकसभा द्वारा इंजॉय नहीं की जाती। फर्स्ट आर्टिकल 249
कि वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज़ कर सकती हैं कि कोई भी कानून बनाए कि जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए। तो अपने 5 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पड़ी थी उनमें से एक है 312 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये ऑथराइज़ कर सकती है पार्लियामेंट को कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए जो कॉमन हो टू द सेंटर और स्टेट्स। ये लोकसभा द्वारा नहीं इंजॉय की जाती। और आर्टिकल 67 कि अलोन इनिशिएट कर सकती है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। दूसरे शब्दों में कहें, जो रेजोल्यूशन है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को केवल राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है वहाँ पे, इट इज़ ऑल द देन मेंबर, देन इट इज़ पास, मतलब भेजा जाता है टू द लोकसभा, वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है। फोर्थ है, अगर प्रोक्लेमेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट्स द्वारा इशू किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के इशू के रिगार्डिंग इम्पोज करने के लिए और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो जो लोकसभा है उसे डिसोल्व भी कर सकती है। नहीं, उस टाइम पे अगर लोकसभा डिसोल्व है या डिसोल्यूशन हो चुका है विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स अप्रूवल, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो इन इफेक्ट में रहता है इवन इफ इट्स अप्रूव बाय द राज्यसभा अलोन। तो ये भी हम पार्ट इमरजेंसी चैप्टर में देख चुके हैं कि अगर उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगाई गई है कि लोकसभा डिसोल्व हो चुकी है उसे पास करे बिना, तो जो रिमेनिंग टाइम होता है उससे पहले जो राज्यसभा है उसे पास हो जाना चाहिए। वो जो आर्टिकल 352, 356, 360 में ऑलरेडी देख चुके हैं, आप इमरजेंसी चैप्टर देख चुके हैं कि अब एनालाइज करेंगे अब पॉइंट को, तो ये क्लियर है जो पोजीशन है राज्यसभा की हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में वो वीक नहीं है, कि जो इज़ नॉट एज वीक जो लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर, ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जो सीनेट के अंदर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, एक्सेप्ट कोई जो फाइनेंशियल मैटर है और कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पावर और स्टेटस है राज्यसभा को सभी स्पेयर्स में इक्वल है टू दैट ऑफ द लोकसभा। और इवन जो राज्यसभा है उसे लेस पावर दी गई है एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है इस सपोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, कि वो चेक करती है जो भी जल्दबाजी में डिफेक्टिव, केयरलेस और इल कंसिडर कानून बनाए जाते हैं लोकसभा द्वारा, बाय मेकिंग इन प्रोविजन ऑफ की रिवीजन करें उसको दोबारा उनके पास भेजें, जो ऑर्डनरी बिल्स में हम देखते हैं। और फैसिलिटी देती है कि रिप्रेजेंट करें एमिनेंट प्रोफेशंस को, कि जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं कि विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और ये मेंटेन करते हैं एक फ्यूडल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंस्ट्रक्ट ऑफ की स्टेट के जो वहीं से वही इलेक्ट करते हैं। तो ये फ्यूडल जो फीचर्स हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसे भी प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो उसका मीनिंग क्या है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं वो स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ हैं, एक्सेप्शन, जो दोनों ही हाउस के इंजॉय की जाती हैं उनकी कमेटीज़ और मेंबर द्वारा, और ये दे आर नेसेसरी कि जिससे कि उनकी इंडिपेंडेंस और ये इफेक्टिवनेस सिक्योर की जा सके। विदाउट दिस प्रिविलेज जो हाउस है कैन नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑनर, ना ही वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने मेंबर्स को कि वो अपने जो एक्शंस लेते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक्सटेंड किए जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन पर्सन को, जो एंटाइटल है कि वो बोल सकें और पार्ट ले सकें दो हाउस की प्रोसीडिंग में या कोई भी कमेटी में। इसमें इंक्लूड है वेरी इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी और यूनियन मिनिस्टर्स भी। इसे यहाँ क्लियरफाई कर दिया गया है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट तक एक्सटेंड नहीं की जाती, जो ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हम पार्लियामेंट देखते हैं प्रेसिडेंट, अपना राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ही आते हैं, ये तीनों पार्ट होते हैं जो स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछ भी ले जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, कि दो बोर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई की गई हैं जो प्रिविलेजेस होते हैं। और फर्स्ट है कि दोज जो इन्जॉय की जाती हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली, और जो दूसरी हैं जो इंडिविजुअली इन्जॉय की जाती हैं मेंबर्स द्वारा। फर्स्ट देखते हैं कलेक्टिव जो प्रिविलेज होते हैं, कि उनके पास राइट है कि वो पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, कि प्रोसीडिंग और ऑल द राइट कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं दूसरों को भी कि वो इन सभी चीज़ों को प्रोहिबिट भी करें, रोकें पब्लिश होने से। और जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट है 44 ऑफ 1978, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि जो सच रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की उससे पब्लिश करने को रिस्टोर करती है विदाउट परमिशन, हाउस की परमिशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो रिपोर्ट ट्रू हो, कि फॉल्स रिपोर्ट अप्रूव नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस, उसमें ये नहीं एप्लीकेबल है। सेकेंड है कि ये एक्सक्लूड करती है जो स्ट्रेंजर है इनकी प्रोहिबिटिंग, मतलब प्रोसीडिंग जो चलती है उनसे भी, और जब सीक्रेट सिटिंग होती है उसमें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इट कैन मेक रूल्स रेगुलेट किए जा सकें अपने प्रोसीजर और कंडक्ट करे बिजनेस, जो आर्टिकल 88 में भी हम देखते हैं। ये पनिश कर सकती है मेंबर्स को, हाउसहोल्ड को भी, अगर इसकी जो प्रिविलेजेस हैं जो अगर उसका हनन किया जाए।
तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारे पॉइंट्स हैं कि इसके राइट है कि रिसीव कर सकती है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन की अरेस्ट का, डिटेंशन का, कन्विक्शन का और या किसी भी रिलीज़ का उसके मेंबर्स, और इंक्वायर कर सकती है। और ये कोर्ट जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं कि वो इंक्वायर कर दें कोई भी जो प्रोसीडिंग हो रही है हाउस की या उसकी कमेटी की। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड and no legal process can be served within the precinct of the house without the permission of the presiding officer। कि हाउस के अंदर कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी लीगल एक्शन के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, सिविल या क्रिमिनल, कि बिना ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कि जो स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, उनकी परमिशन के बिना। अब इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या दिए गए हैं कि जब सेशन होता है पार्लियामेंट का तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, और जो एंड 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, इसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। और ये केवल जो प्रिविलेज दी गई है केवल सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में ये प्रिविलेज नहीं है, और ना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके पास जो मेंबर होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी मेंबर के कोई भी लायबल नहीं है कि कोई भी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग इन एनी कोर्ट कि कुछ भी अगर उसने बोला है या वोट किया पार्लियामेंट में तो उसके रिगार्डिंग उसे कोई भी कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती। और दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया, टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर जो प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट में ये दिया गया। थर्ड है कि जूरी की जो सर्विस है उससे एक्सेप्ट किए गए, बाहर रखे गए हैं। दे कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस और अपियर एज अ विटनेस इन अ केस पेंडिंग इन अ कोर्ट। जब पार्लियामेंट सेशन में हो उस टाइम पे तो वो मना कर सकते हैं कि एज एविडेंस और अपीयर होने में टू द एनी कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल बन जाती है। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस देखते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो व्हेन एनी इंडिविजुअल और अथॉरिटी डिसरिगार्ड करती है किसी भी प्रिविलेजेस को और अटैक करती है राइट्स और इम्यूनिटीज़ को आइदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअल या कि पूरे ही हाउस की एक साथ, उसे ही टर्म को बोला जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और ये पनिशेबल होती है हाउस द्वारा कि कोई भी एक्ट ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट कि कोई भी किसी का काम की जो हाउस की जो प्रोसीडिंग है उनको रोकता है और इसके मेंबर्स को और इट्स ऑफिसर्स इन द परफॉर्मेंस की जो भी अपने फंक्शन कर रहे हैं उसमें बाधा डालता है, विच हैज़ अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट कि उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट में, अथॉरिटी के अगेंस्ट में, और जो भी ओनर है हाउस का उसके अगेंस्ट में उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो हमने ब्रीच और कंटेम्प्ट दोनों ही देख लिया है, और जो दोनों फ्रेजेज हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं एंड दे आर डिफरेंट इम्प्लीकेशन। नॉर्मली जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है वो मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, लाइकवाइज जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है अपने आप ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी। और जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है एक वाइडर इम्प्लीकेशन है एंड देयर में भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कि विदाउट स्पेसिफिकली एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है कि आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि बड़ी टर्म में यहाँ पे हाउस की बात हो रही है कि कलेक्टिव जो प्रिविलेजेस हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में एक इंडिविजुअल की बात आ जाती है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है कि मान के चलिए बड़े सर्कल हो गया, एक छोटे सर्कल में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस आ जाता है। सोर्सेज क्या हैं इसके कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 105 वहाँ पे स्पेशली मेंशन करते हैं दो टाइप की जो प्रिविलेज हैं, डेट इज़ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट के अंदर और जो राइट है पब्लिकेशन का उसकी प्रोसीडिंग जो ट्रू रिपोर्ट्स का हमने ऊपर देखा है। और विद रिगार्ड जो अदर प्रिविलेजेस हैं कि ये प्रोवाइड किया गया दे वर टू बी द सेम जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में दी गई हैं उनकी कमेटीज़ में एंड इट्स मेंबर ऑन द डिमांड ऑफ इट्स कमेंसमेंट जो 26 जनवरी 1950 में हुआ था अनटिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का प्रोवाइडेड दैट जो अदर प्रिविलेजेस हैं दोनों ही हाउस के पार्लियामेंट के उसकी कमेटीज़ की और उसके मेंबर्स की आर टू बी दोज जो उसके कमेंसमेंट पे दी गई हैं, डेट इज़ 20 जून 1979 अनटिल जो डिफाइन की गई है पार्लियामेंट द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन है विद रिगार्ड टू जो अदर प्रिविलेज हैं, क्योंकि दो तो हम देख चुके हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो पब्लिकेशन का जो आर्टिकल 105 में दिया हुआ है वो, और जो अदर प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग पोजीशन है वो सेम रहती है। दूसरे शब्दों में कहें जो अमेंडमेंट है क्या हैज़ मेड ओनली वर्बल चेंजेस बाय ड्रॉपिंग अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द इम्प्लीकेशन ऑफ द हाउस। तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऊपर बता चुके हैं, वही सेम चीज़ है। एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन एंड एनी टर्म जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्री एंड मेंस दोनों। और इट शुड बी नोटेड हियर जो पार्लियामेंट है टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ एक्सक्लूसिवली की जो कोडिफाई किया जाए प्रिविलेजेस को
और बेसिकली 5 सोर्सेज हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो ऑलरेडी 105 में हम 2 देख चुके हैं, वेरियस लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है, रूल्स ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और जुडिशली इंटरप्रेट, ये सारे सोर्सेज हैं जो प्रिविलेजेस मिलती हैं। अब सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी जो डॉक्ट्रिन है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये एसोसिएट ब्रिटिश पार्लियामेंट है, बिकॉज हमारी इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। सोवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। जो सुप्रीम पावर है ग्रेट ब्रिटेन में वो पार्लियामेंट के पास है, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी अथॉरिटी या जुरिडिक्शन में, लेकिन देयरफॉर जो सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सुपरविजी इज़ अ कार्डियल फीचर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंगली AVDC ने कहा था कि जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे कि दिस प्रिंसिपल हैज़ 3 इम्प्लीकेशन, कि जो पार्लियामेंट है वो कैन मेक अमेंड और सब्सिट्यूट और रिपेल कोई भी लॉ को। डी लॉ में ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है एक्सेप्ट अ वुमेन, ओके, एक्सेप्ट मेक अ वुमेन अ मैन एंड मैन अ वुमेन, उसे छोड़ के सब काम कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना सकती है इसी सेम प्रोसीजर से जो ऑर्डिनरी लॉज पे लगते हैं। इन दूसरे शब्दों में कहें देयर इज अ नो लीगल डिस्टिंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी के बीच में। कहाँ पे ये भी बात चल रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और जो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकती है इनवैलिड किसी भी जुडिशरी को एक्शन को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरे शब्दों में कहें कोई सिस्टम नहीं है जुडिशियल रिव्यू का ब्रिटेन के अंदर, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट को सोवरेन बॉडी नहीं कहा जाता एज देयर इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है उसकी अथॉरिटी या जुडिक्शन पे। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटिंग फैक्टर, वो देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे संविधान का रिटर्न नेचर है वो उसको लिमिट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इन आवर कंट्री, उसे डिफाइन करा जाता है। इट हैज़ डिफाइन द अथॉरिटी या जुडिक्शन, तीनों ऑर्गन का, और जो भी रिलेशनशिप इनके बीच में रहता है। और पार्लियामेंट को उसकी लिमिट में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट की गई है उसमें अपना काम करना होता है। और कोई भी लीगल और जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो पार्लियामेंट है उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया है। हाउएवर टू इफेक्ट सर्टेन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो रेटिफिकेशन होता है स्टेट्स के द्वारा वो भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही रिटर्न है नोट कि देयर इज़ एनीथिंग लाइक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इतना ध्यान नहीं रखना, आपको देखना कि कौन कौन सी चीज़ें लिमिट करती है जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी इंडिया के अंदर। फर्स्ट है रिटर्न नेचर, सेकंड आता है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यूनियन और स्टेट के बीच में। हम देख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और जो रेस्ट जो तीनों में नहीं है रेजिडेंसी के पास है। और ब्रिटेन के अंदर इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड हैज़ अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हैंस जो सभी पावर है सेंटर के पास है। थर्ड है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो हमारे आर्टिकल 13 के थ्रू मेंशन है। तो जो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो अडोप्शन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का विद इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो रिस्ट्रिक्ट करता है सुप्रीमेसी हमारे पार्लियामेंट की। और ये बोथ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी लॉ को जो पार्लियामेंट द्वारा दिया गया एज अ वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के इनकन्सिस्टेंट होता है। तो दूसरे शब्दों में कहें देयर इज नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है जुडिशियल रिव्यू। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर कोई कोडिफिकेशन नहीं है ऑफ जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया गाइस ये चैप्टर, और उसके बाद ये दिए गए हैं और जो आर्टिकल्स आएंगे कि ये भी आप एक बार डेली जब पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिगार्डिंग है। जैसे स्टार्ट होता है 79 से कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का, 80 कंपोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, 81 कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपल का, 82 आ जाता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ये डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज मेंस में जो क्वेश्चन है डायरेक्ट